महान शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा नमन। पीएम ने कहा, उनके आदर्श और सिद्धांत देश की हर पीढ़ी को करते रहेंगे प्रेरित। महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी कोडरमा के दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में कर रही शिरकत। परियोजना बालिका उच्च विद्यालय समेत कई आंगनबाड़ी केंद्रों का किया निरीक्षण। हजारीबाग पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार। मोबाइल टावर से चोरी की गई 5 बैटरी और चोरी की 12 बाइक बरामद। और राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय। रांची और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से हो रही बारिश। 7 और 8 जुलाई को कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर हो रहे समारोह की। महान राष्ट्रवादी चिंतक, शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर आज कृतज्ञ राष्ट्र नमन कर रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को मिले विशेष राज्य के दर्जा के खिलाफ थे और उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए इसे खतरा बताते हुए अनुच्छेद 370 का पुरजोर विरोध किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन करते हुए कहा कि उनके आदर्श और सिद्धांत देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, महान राष्ट्रवादी चिंतक, शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। एक सशक्त भारतवर्ष के निर्माण के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनके आदर्श और सिद्धांत देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने एक फोटो साझा करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पथ प्रदर्शक बताया और उन्हें शत शत नमन किया। इधर राज्य में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म जयंती पर याद किया जा रहा है। रांची सांसद संजय सेठ ने आज सुबह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके योगदान का स्मरण किया। श्री सेठ ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत के लिए उनके विचार और कार्य हम सब के लिए प्रेरणादायी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और परसों 4 राज्यों का दौरा कर करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वाराणसी, वारंगल, बीकानेर में पीएम मोदी लगभग 50,000 करोड़ रुपए की करीब 50 परियोजनाओं की सौगात देंगे। 7 जुलाई को वो सबसे पहले दिल्ली से रायपुर जाएंगे, जहां वे कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसमें रायपुर विशाखापत्तनम कॉरिडोर के विभिन्न 6 लेन खंडों की आधारशिला रखना भी शामिल है। रायपुर के बाद वे गोरखपुर जाएंगे, जहां वे गीता प्रेस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहां वे 3 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही वे गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। गोरखपुर से पीएम अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी जाएंगे, जहां कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी में पीएम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सोननगर तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की नई लाइन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी जौनपुर के 4 लेन चौड़ीकरण का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा पीएम मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट के नवीनीकरण का शिलान्यास करेंगे। 8 जुलाई को पीएम वाराणसी से तेलंगाना के वारंगल तक की यात्रा करेंगे। यहां वे नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के प्रमुख खंडों सहित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री NH 563 के करीमनगर वारंगल खंड की 4 लेनिंग की आधारशिला रखेंगे।
इसके बाद पीएम वारंगल से बीकानेर जाएंगे, जहां वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस के विभिन्न खंडों को समर्पित करेंगे। वो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 1 के लिए अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन लाइन को भी समर्पित करेंगे। इस दौरान पीएम बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। महिला और बाल विकास मंत्री जोबा मांझी कोडरमा के दौरे पर हैं तथा विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर रही हैं। उन्होंने दौरे के क्रम में परियोजना बालिका उच्च विद्यालय समेत कई आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण भी किया। इस बार हम ड्रेस भी करवा रहे हैं। पिछले साल से ही और अब बात करेंगे महाराष्ट्र में सियासी हलचल की। एनसीपी में टूट के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट। एनसीपी वर्चस्व की लड़ाई में पैतरे बदलते नेता। महाराष्ट्राचा वादा यशवंतराव चौहान केंद्र और एमईटी बांद्रा बना पावर पॉलिटिक्स का केंद्र। तुम आगे बढ़ो। राजनीति में शह और मात के खेल में अपना पराया कोई नहीं होता, फिर चाहे उसमें एक ही खून के लोग क्यों न शामिल हों। यह पहली और आखिरी बार नहीं है जब एक ही कुटुंब के लोग वर्चस्व की लड़ाई में आमने सामने खड़े हैं। चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार की लड़ाई आज इस स्तर पर पहुंच गई है कि तमाम मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। असली एनसीपी का कर्ता धर्ता कौन है, इसे लेकर वर्चस्व की लड़ाई चरम पर है। दोनों ही तरफ से दावे प्रतिदावे और अलग अलग धड़ों से जुड़े नेताओं के बयान हैं जो माहौल को गर्म बनाए हुए हैं। शरद पवार ने कहा है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह उनके पास है, वह कहीं नहीं जाएगा। जो लोग और पार्टी कार्यकर्ता उन्हें सत्ता में लाए वे सभी उनके साथ हैं। एनसीपी शरद पवार गुट के समर्थकों ने यशवंतराव चौहान सेंटर के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। एनसीपी के दो फाड़ होने की बात से एक लड़ाई शरद पवार के सम्मान को लेकर भी हो रही है। इस बीच एनसीपी के नेता अजित पवार ने सत्ता संघर्ष के बीच निर्वाचन आयोग में पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह को लेकर याचिका दायर की है। उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से 2 दिन पहले 30 जून को निर्वाचन आयोग को इस बारे में एक पत्र लिखा था। सूत्रों के अनुसार बाद में एनसीपी के 40 सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने मिलकर अजित पवार को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए शपथ पत्र दायर किया। इस बीच एनसीपी के शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने 3 जुलाई को निर्वाचन आयोग को ईमेल कर इस बारे में अपना विरोध दर्ज कराया है। पाटिल ने निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखकर पार्टी के 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है। हाल ही में अजित पवार सहित 9 विधायक एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। सूत्रों ने बताया है कि आयोग कानूनी प्रावधानों के अनुसार जरूरी कार्रवाई करेगा। अजीत दादा ने सही समय निर्णय लिया और हम सब कार्यकर्ता आपके साथ हैं। हर जिले से पदाधिकारी यहां आए हैं और उन्होंने अपना समर्थन दिया है। हम शिवसेना के साथ गए, हमने हर तरह की राजनीति देखी है। 30 तारीख को हमने एक साथ मिलकर अजीत पवार को राष्ट्र नेता चुना है। इधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में पूर्व विधायकों के साथ बैठक की। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे 9 जुलाई से राज्य में यात्रा शुरू करेंगे। वह राज्य के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता राज्य में मुख्यमंत्री को बदले जाने की बात भी कह रहे हैं। जिस तरह से अजीत पवार को लाया गया है, कोई जरूरत नहीं थी। पूरा बहुमत उनके पास था, 170 तक उनकी हो गई थी बहुमत की।
फिर भी अजित पवार जैसे सीनियर नेता को उनके साथ कुछ एमएलए भी है, उनको लाकर शिंदे गुट के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया, उनका बार्गेन पावर खत्म कर दिया। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले लोगों का यह भी कहना है कि सियासी ड्रामे के बाद शिवसेना शिंदे समूह में बेचैनी है। जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में राज्य में राजनीति के और भी कई रंग देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ मुंबई से शिशिर शेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे G20 बैठक की। बंगलुरु में G20 बैठक के सिलसिले में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्षेत्र के प्रतिनिधियों की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में आपसी सहयोग को लेकर विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। The theme of this year's SELM, New Space Era, Economy, Responsibility and Alliance, perfectly captures our approach to the future. When we speak of the space economy, we encompass not only the upstream and downstream activities, but also the derived benefits of space. The upstream segment involves space manufacturing, research and development, and launch activities, while the downstream segment encompasses satellite operations and space-based products and services. Furthermore, we must also acknowledge the significant contribution of space in terms of employment generation, spin-off benefits, and societal advancements. The growing impact of space on the global economy has led the space agencies of G20 countries to advocate for space as an agenda item in future G20 summits, and will find a very critical space in our own final leaders' declaration. भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से भाजपाइयों में काफी हर्ष है। गिरिडीह के भाजपाइयों ने टावर चौक पर पटाखे जलाकर और मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद गिरिडीह के भाजपा नेताओं का उत्साह दोगुना हो गया है। शाम को शहर के टावर चौक में जमकर आतिशबाजी की गई। इस दौरान लोगों के बीच मिठाई भी बांटी गई। पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने कहा कि सही वक्त पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य हित में एक बेहतर फैसला लिया है। इन दिनों लगातार ऐसे निर्णय ले रही है जिससे सीधे सीधे हर प्रदेश के जनता से भारतीय जनता पार्टी का और जुड़ाव हो सके। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय बाबूलाल मरांडी जी को झारखंड प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का निर्णय लेकर के पार्टी ने बहुत दूरगामी निर्णय लिया है। इधर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि बाबूलाल मरांडी सिर्फ भाजपा के ही नहीं बल्कि जन जन के नेता माने जाते हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी में नई ऊर्जा का संचार होगा। बाबूलाल मरांडी जी जन जन के नेता हैं, पूरा राष्ट्र का नेता हैं, झारखंड के नेता हैं, लेकिन गिरिडीह के वो लाल हैं, झारखंड के लाल हैं। इसलिए गिरिडीह के कार्यकर्ता जितने भी जिले के पदाधिकारी हैं, मोर्चे के अध्यक्ष हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, सभी लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नू कांत ने भरोसा जताया कि पार्टी के इस कदम से गिरिडीह जिले के विधानसभा की सभी 6 सीटें भाजपा की झोली में जाएंगी। आज पूरे समस्त झारखंड वासियों में भारी उत्साह है और ये खुशी और ये उत्साह आपको गिरिडीह में देख रहे हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर खुशी का इजहार किया है कार्यक्रम को आयोजित करके। गिरिडीह के कई अन्य भाजपा नेताओं ने भी पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय का स्वागत किया है। दूरदर्शन समाचार के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अब बात हजारीबाग पुलिस को मिली सफलता की। हजारीबाग पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी मनोज रतन चौथे ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि उरीमारी थाना पुलिस ने टावर से चोरी की गई 5 बैटरी और चोरी की 12 बाइक बरामद की है। आरोपियों ने चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि वे लोग मोबाइल टावर में काम किया करते थे तथा बैटरी चोरी कर दूसरे राज्यों में बेचा करते थे।
पवित्र श्रावण मास का आज तीसरा दिन है। बाबा नगरी देवघर और दुमका के बासुकीनाथ धाम में लगातार शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। देवघर उपायुक्त ने एक वीडियो साझा कर बताया कि दुम्मा बॉर्डर से श्रद्धालु देवघर की ओर लगातार प्रस्थान कर रहे हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल सभागार में बुधवार की शाम विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी की पुस्तक एक सिख नेता की दास्तान का विमोचन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने श्री नामधारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मीडिया में हम लोग उन्हें एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं तथा उन्हें कुशल एवं प्रभावी वक्ता के रूप में जानते रहे हैं। सभागार में उपस्थित आप सभी सज्जन बहनों भाइयों, मंच पर उपस्थित आदरणीय इंजीनियरिंग के सर्वश्रेष्ठ छात्र हैं और अपने समय के विशिष्ट संस्थान सिंदरी में जो इंजीनियरिंग का खुला उसमें वो प्राध्यापक रहे। तो इंजीनियरिंग के छात्र तो रहे, लेकिन साहित्य कविता से लेकर सभी चीजों का जो अनुभव उनका इतना व्यापक है वह मूलतः सृजनात्मक है और वो सृजन आपको जीवन में हर अवसर पर कैसे ताकत, दृष्टि और नए कदम उठाने का साहस देता है, ये आपको जानना हो तो इस पुस्तक से आप जानें। केंद्रीय बागवानी आयुक्त डॉक्टर प्रभात कुमार और राज्य के कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीक ने झारखंड में खरीफ फसल की बुआई की प्रगति के साथ साथ सूखे से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य के कृषि सचिव ने बताया कि सूखे से निपटने की तैयारी के लिए केंद्र के निर्देश पर योजना बनाई जा रही है। श्री सिद्दीक ने कहा कि राज्य में खरीफ फसल की बुआई शुरू हो चुकी है। वहीं केंद्रीय अधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि झारखंड में 20 से 25 जुलाई तक मानसून की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि श्री अन्न योजना पर केंद्र सरकार काम कर रही है और झारखंड में भी इस योजना पर काम किया जा रहा है। यह योजना सुखाड़ की स्थिति में विकल्प के रूप में लागू की जाएगी। तो हम लोग उसको पूरा करके जितना जल्दी से पैसा मिल जाए। आज ही हम लोग एक योजना में तो पैसा रिलीज भी हो गया भारत सरकार से, तो ये आपसी समन्वय का भी बात इसमें बनते है। ये हमारा क्या कमी है या वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है वो भी इसमें चर्चा हो जाता है, पूरा हो जाता है। क्या कहेंगे किसानों के लिए कोई लेट नहीं हुआ है अभी? अभी तो लेट नहीं हुआ। अभी तो हम लोग तो अब पुराना सालों से कंपेयर करेगा तो मान लीजिए लास्ट ईयर तो ड्रॉट रहा था, उसके पहले के सालों को भी कंपेयर करने में मोटा मोटी हम लोग आ रहे हैं। नजर डालेंगे मौसम पर। राज्य भर में मानसून सामान्य गति से सक्रिय है। पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। रांची में आज सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। राज्य के कुछ इलाकों में कल और परसों भारी बारिश के आसार हैं। और अब आत्मनिर्भरता से जुड़ी खबर। खूंटी में आम बागवानी से कई महिलाएं आत्मनिर्भर बन आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। खूंटी के पेरका गांव की फुलजेंसिया कंजुलना ने 10 वर्ष पूर्व आम के 30 पौधे लगाए थे। इन 10 वर्षों में आम के पौधे बढ़कर वृक्ष बन गए और अब अच्छी पैदावार देने लगे हैं। आम्रपाली और लंगड़ा किस्म के आम के वृक्षों ने उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद की है। अन्य वर्षों की तरह इस वर्ष भी आम की अच्छी पैदावार हुई। खूंटी के बाजार में आम की बिक्री कर वे प्रत्येक वर्ष 1 लाख तक कमाई कर लेती हैं। हम लोग 30 पौधे लगाए हैं
अमरपाली है और ज़्यादा तो अमरपाली ही है। एक सीजन में हम लोग का 50 से 1 लाख तक का ये हो जाता है, आमदनी हो जाता है। फुलजेंसिया कंडुलाना ने बताया कि इस वर्ष बाजार में 50 से 60 रुपए किलो की दर से आम की बिक्री हुई। बाजार में तरह तरह के छोटे बड़े आम की बिक्री हो रही है, लेकिन आम्रपाली आम आज भी अपनी अलग मिठास के कारण खरीदारों की पहली पसंद है। उन्होंने बताया कि वे संयुक्त परिवार में रहती हैं और सभी मिलजुल कर आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में जुटे हैं। आम की बिक्री कर फुलजेंसिया अपनी 2 बेटियों को बेहतर शिक्षा दिलाने में जुटी हैं। हम लोग ज्वाइंट फैमिली हैं, हम लोग तो अच्छा से नहीं पढ़ाई कर पाए तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का सोचे हैं। आम बागवानी ने फुलजेंसिया कंडुलाना जैसी कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है, जिससे वे आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही हैं तथा उनके घर परिवार में आम की मिठास खुशहाली बनकर घुल रही है। दूरदर्शन समाचार के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। सिमडेगा के नगर भवन में पुलिस अंकल ट्यूटोरियल की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही करियर काउंसलिंग भी की गई। सिमडेगा जिला पुलिस और शिक्षा विभाग की ओर से संचालित पुलिस अंकल ट्यूटोरियल में आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कराई गई थी। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को ट्यूटोरियल की ओर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त अरुण वॉल्टर संगा ने ट्यूटोरियल की इस पहल की सराहना की। तो उनके लिए ये पुलिस ट्यूटोरियल अंकल करता था, लेकिन इस बार हम लोग के आपका रिजल्ट अच्छा हो, आप और मेहनत करें, आपको अच्छा गाइडेंस मिले अच्छे टीचर से और सभी पुलिस पदाधिकारी प्रशासन से आपको सहयोग मिले आपको पढ़ाई में, ये कार्यक्रम चल रहा है। इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में 1488 विद्यार्थी सफल रहे हैं। इनमें प्रीति कुमारी नामक छात्रा ने सबसे अधिक 92.6% अंक प्राप्त किया है। इधर छात्रा कोमल कुमारी ने कहा कि जिले के विद्यार्थियों के लिए यह पहल काफी फायदेमंद साबित हुई है। वहीं पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने कहा कि असुविधाओं के कारण पढ़ाई नहीं कर पाने वाले विद्यार्थियों के लिए यह प्रयास किया गया है। जो विद्यार्थी इस बार अनुत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें भी पढ़ाई से जोड़े रखने का प्रयास किया जाएगा। इसका मुख्य प्रयास यह है, सिमडेगा जो है एक सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उनको वह सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती है। इसको लेकर के उपायुक्त महोदय द्वारा हम लोगों को 2.5 लाख रुपये उपलब्ध कराया गया था और जो शिक्षा विभाग के शिक्षक हैं उनके प्रयास से बच्चे लगातार पढ़ाई किए हैं और निश्चित रूप से आप ऐसा देख सकते हैं। इस जो ट्यूटोरियल उसका रिजल्ट 90.5% रहा है, जो कि जो जनरल रिजल्ट है जिले का उससे बेहतर है। कहते हैं शिक्षा जीवन का प्रकाश है। एक सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा एक अहम भूमिका निभाती है। जाहिर है ऐसे में पुलिस अंकल ट्यूटोरियल का यह प्रयास काफी सराहनीय है। दूरदर्शन समाचार के लिए सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। बैंक ऑफ इंडिया महिलाओं को MSSC स्कीम के लिए खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बन गया है। जीएसटी के कर अधिकारियों ने देश भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 4,900 से अधिक जाली जीएसटी पंजीकरण रद्द किए हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने इंटरनेट का उपयोग नहीं करने वाले ग्राहकों के लिए IVR आधारित UPI 123 पे को लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा आयोजित खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने खाद्यान्नों की खरीद और वितरण के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रशंसा की है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जन सेवा के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहकारी संघवाद की भावना से सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक नए चीनी एथेनॉल पोर्टल की भी की शुरुआत। इसके अलावा सम्मेलन के दौरान मोटे अनाज के विभिन्न उत्पादों को दर्शाने वाले मोटे अनाज की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की। सेंसेक्स 33 अंकों की गिरावट के साथ 65,446 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में तेजी देखने को मिली। निफ्टी 9 अंक तेजी के साथ 19,398 अंक पर बंद हुआ। वहीं भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सोने की कीमत 58,000 प्रति 10 ग्राम के पार, चांदी का भाव भी 59,000 रुपए प्रति किलो से अधिक। और अब एक नजर डाल लेते हैं खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। हार्दिक पांड्या के हाथों में टीम की कमान सौंपी गई है। वहीं टी20 में लगातार दमदार प्रदर्शन कर रहे सूर्य कुमार यादव को पहली बार टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया है। टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को आराम दिया गया है। वहीं यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। कैरेबियाई टीम के खिलाफ चुनी गई टी20 टीम में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई की वापसी हुई है। वहीं कुलदीप यादव को भी टीम में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि भारतीय टीम 3 अगस्त से 13 अगस्त के बीच वेस्टइंडीज में 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महान शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा नमन। पीएम ने कहा, उनके आदर्श और सिद्धांत देश की हर पीढ़ी को करते रहेंगे प्रेरित। महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी कोडरमा के दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में कर रही शिरकत। परियोजना बालिका उच्च विद्यालय समेत कई आंगनबाड़ी केंद्रों का किया निरीक्षण। हजारीबाग पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार। मोबाइल टावर से चोरी की गई 5 बैटरी और चोरी की 12 बाइक बरामद। और राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय। रांची और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से हो रही बारिश। 7 और 8 जुलाई को कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार।